नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री काल की। और आज का जो वीडियो होगा, आज उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी इसमें है। दोस्तों, छिटपुट थोड़ा बहुत करके मैं कई और वीडियो में भी बातचीत कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान ने मई 1968 में मुख्यमंत्री बनने के लिए जब चौधरी बंसीलाल के नाम का चयन किया, तो ये एक हैरान कर देने वाला फैसला पूरे भारत में लगा था। इस पद के लिए कई बड़े नेता दावेदार थे, कई बड़े नेता दौड़ में थे, जिन्हें अनुभव भी बहुत अधिक था और जो नए नवेले प्रदेश की कमान संभालना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, तो ये वास्तव में हैरानी भरा फैसला था। इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि सारी कहानियों का निचोड़ 3-4 किताबों में निकल जाता है। एक तो द प्रोफाइल ऑफ चीफ मिनिस्टर है, जो मुनीलाल जी ने लिखी है, जो खुद चौधरी बंसीलाल ने लेखक मुनीलाल से बात की थी। दूसरा, उनकी बेटी हैं सरोज सिवाच जी, उन्होंने एक किताब लिखी है अपने पिता पर। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की एक किताब है स्वराज के सवर, और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एक किताब है झाम जी की। इन 3-4 किताबों में उस दौर का काफी कुछ वर्णन आपको मिल जाएगा। और असल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को अगर देखा जाए, तो 1960 का जो उनका दौर था वो बहुत कठिन दौर था दोस्तों। और इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। और इंदिरा गांधी जी ने लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद संभाल लिया था, परंतु वे विभिन्न दिशाओं से निरंतर पड़ रहे राजनीतिक दबावों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। और ये राजनीतिक दबाव कहीं बाहर से नहीं आए हुए थे, कांग्रेस में ही उनके ऊपर वो दबाव थे। और ये सब मोरारजी देसाई से प्रेरित होते थे। ये और सर्वविदित तथ्य था कि देसाई जी की महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की थी, और जवाहरलाल नेहरू और फिर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन दोनों ही बार वो इस मौके को गवा चुके थे। और ऐसा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें तब सिंडिकेट कहा जाता था, उनकी भूमिका के कारण हुआ था। इन्होंने पहले लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को समर्थन देने का निर्णय किया था, लेकिन इंदिरा गांधी को एक रोबोट की भांति चलाना चाहते थे। कांग्रेस को सिंडिकेट के नेता चाहते थे कि वो उनके हिसाब से चले, और इंदिरा गांधी इस सिंडिकेट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। वो एक ऐसी कांग्रेस चाहती थी जो उनके हिसाब से चले, और ये तभी संभव था जब कांग्रेस के अहम पदों पर उनके लॉयल लोग बैठे। और चौधरी बंसीलाल, जो दिल्ली से सटा हुआ एक अहम प्रदेश है हरियाणा, उसका मुख्यमंत्री इसलिए उन्होंने उनको बनाया था ताकि वो अपने लॉयल लोगों को खड़ा कर सके। और जब हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए थे, तो कांग्रेस को 48 सीटें एक बार फिर से 1968 में मिली थी, और कई नाम मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों उस दौरान चल रहे थे। रोजाना अखबारों में खबरें छपती थी, और वो दौर अखबारों का दौर था। आजकल सोशल मीडिया का है, लेकिन उस समय अखबारों में ही खबरें भरोसेमंद हुआ करती थी, और उन्हीं को लोग पढ़ के देखा करते थे कि क्या चल रहा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, रामकिशन गुप्ता जी, प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में लिए जा रहे थे। कहीं कहीं से यह भी खबरें आ रही थी कि खुद गुलजारीलाल नंदा जी भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और उधर इंदिरा गांधी जी ऐसे नेताओं की टीम बनाने का फैसला ले चुकी थी जो प्रभावी रूप से उनके हों, उनके फैसलों में मदद करें, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद करें, और उनके प्रति वफादार रहें। इंदिरा गांधी जी उस दौर में ये बात नहीं भूल पाई थी कि उनके स्वर्गीय पिता पंडित नेहरू बंसीलाल पर भरोसा करने लगे थे। इसके अलावा उस समय इंदिरा गांधी जी के दरबार में ललित नारायण मिश्रा जी की हैसियत वो थी जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अमित शाह जी की है। और ललित नारायण मिश्रा जी के मन ही मन में वो ये ठान चुके थे कि अगर उनको मौका मिलता है तो बंसीलाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनवाऊंगा। चुनाव के जो परिणाम आए थे दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बंसीलाल जी को कहा भी था कि आधे सीएम तो ये चुनाव परिणाम आते ही आप बन चुके हो, आधा मौका मिलते ही मैं बनवा दूंगा। यही भूमिका उन्होंने निभाई भी। दोनों सुबह की सैर एक साथ किया करते थे नेहरू पार्क में, और दोनों के बीच में इतनी गहरा दोस्ताना था कि बाद के सालों में जब ललित नारायण मिश्रा को यह अंदेशा हुआ कि उनकी हत्या भी हो सकती है, तो उन्होंने चौधरी बंसीलाल को कहा था कि बंसीलाल जी मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखना। और बंसीलाल जी ने ललित नारायण मिश्रा जी से किया अपना वादा निभाया भी, उनके परिवार का हर तरीके से ख्याल रखा।
उस वक्त बताते हैं कि इंदिरा जी को चौधरी बंसीलाल से जुड़ा एक प्रसंग और याद आया, जो ललित नारायण मिश्रा जी ने संभवतः याद करवाया होगा। वह यह था कि एक बार वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता थे कामराज जी, वो किसी बात से नाराज होकर मद्रास, जो चेन्नई जिसको पहले कहा जाता, और चेन्नई चले गए और दिल्ली वापस लौटने से उन्होंने इनकार कर दिया। इंदिरा जी हाका बक्का थी कि क्या करें, और इस बात को जानती थी कि कामराज जी के बिना कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा को से भेजा कि हो सकता है बंसीलाल जी को वो बहुत प्यार करते हैं तो बंसीलाल जी उनको मना लाएं। और कामराज जी के लिए हवाई जहाज से वापसी का टिकट देते हुए उन्होंने बंसीलाल जी को आदेश दिया कि किसी भी तरीके से कामराज जी को मनाकर एक बार दिल्ली मेरे पास ले आइए। बंसीलाल जी ने इस टास्क को बहुत गंभीरता से लिया और वो कामराज जी के निवास स्थान पर पहुंचकर कामराज जी को उन्होंने संदेशा भेजा। कुछ देर इंतजार किया और इंतजार करने के बाद वो नहीं आए तो वो आराम से तसल्ली से कुर्सी पर बैठ गए और संदेशवाहक को कह दिया कि कामराज जी को बता देना मैं उनके दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। इसके बाद कामराज जी उनसे मिलने के लिए बाहर आए और बंसीलाल जी को देखकर कामराज जी ने अपनी जो उनकी खास शैली थी उसमें कहा कि बस तुम्हारे सिवाय मैं आज दिल्ली से आने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता। अनुनय विनय करने के बाद बंसीलाल जी कामराज जी को अपने साथ दिल्ली लाने में सफल हो गए। ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी आनंद की बात थी दोस्तों, और इंदिरा गांधी जी का दिल से समाजवादी होने का बयान वास्तव में परंपरागत कांग्रेसी नेताओं के लिए उस समय एक संकेत था कि अब वो चीजों को बदल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने 1 साल बाद ही अपने मंत्रिमंडल से मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटाया और जिससे निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण करेगा, जनता के दिलों में वो बस गई और जनता को बताया कि असली बॉस सब कांग्रेस में कौन है। इसी तरह के प्रीवियर्स के जो अधिकार उन्होंने खारिज किए, इससे वो उनकी देश में एक लोकप्रिय छवि उस समय बन रही थी। और निजलिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, और गुलजारीलाल नंदा ने अपनी वरिष्ठता के बावजूद स्वयं को सिंडिकेट के नेताओं से अलग रखा था। इंदिरा जी नए राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री के चयन के मामले में अपने निर्देशों पर नंदा जी के माध्यम से ही अमल करवा रही थी और सिंडिकेट अपनी ओर से नंदा जी को पसंद नहीं करता था। और जैसे कि खबरें उस समय छपी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री हरियाणा में कांग्रेस की जीत की आर्किटेक्ट मानी गई थी। और एक अन्य संभावना जो चौधरी बंसीलाल के पक्ष में जाती है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो है कि जो हम पहले भी जिसका थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी तेजी से है ना समाजवादी सोच की तरफ बढ़ रही थी, परंतु ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी और प्रधानमंत्री केवल अच्छे परिणाम ही नहीं देखना चाहती थी, बल्कि परिणाम तेज गति से भी देखना चाह रही थी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि उस समय के जो प्रमुख सलाहकार थे पीएन हक्सर और डीपी धर, दोनों की जो छवि थी वो योजना बनाने के मामले में विचारों की दृष्टि से वामपंथियों वाली थी। और ललित नारायण मिश्रा जी की जो दृष्टि थी वो इंदिरा गांधी जी वाली थी, और ललित नारायण मिश्रा जी उनके दाएं बाएं हमेशा रहते थे। और ऐसा लगता है कि पार्टी की बैठकों में बंसीलाल जी ने अपना कुछ प्रभाव इंदिरा जी पर बना लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री चुने जाने के कुछ समय बाद तक इंदिरा जी पूरी दुनिया को और कांग्रेस के नेताओं को यह दिखाती रही कि वो तो बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने तक उनको जानती नहीं थी, लेकिन ये सच नहीं था। ये सब एक रणनीति के तहत वो कर रही थी ताकि जो हरियाणा के धड़ेबंदी हैं, पंडित भगवत दयाल जी हैं, चौधरी देवीलाल हैं, प्रोफेसर, सबको शांत रखा जा सके। और उसी समय दोस्तों राष्ट्रीय दैनिक कोई अखबार था, उसने हिंदी अखबार था, उसने लिखा था कि बंसीलाल की उम्मीदवारी के लिए गुलजारीलाल नंदा के समर्थन को प्रधानमंत्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था। इसी समाचार में यह भी लिखा गया था कि दूसरे अकेले और गंभीर प्रतिद्वंदी उस समय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे, लेकिन बंसीलाल को बधाई देने वालों में सबसे पहले वही थे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामकिशन गुप्ता के साथ ही बंसीलाल को पूर्ण सहयोग देने का वचन चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने लिया था। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की यह किताब है दोस्तों, स्वराज के स्वर, आउट ऑफ प्रिंट ये किताब है, बहुत कम मिलती है, लेकिन इसकी एक प्रति मैंने जुटा ली। और इस किताब में उन्होंने लिखा है कि नए नेता का चुनाव होना था, बड़ा ही कठिन काम था। कई नेता मैदान में थे और पंडित भगवत दयाल के कई विधायक थे। श्रीमती ओम प्रभा जैन भी प्रत्याशी थी और रामकिशन गुप्ता पंडित भगवत दयाल जी के साथ थे, अपना अलग दावा भी पेश कर रहे थे। ब्रिगेडियर रण सिंह और चौधरी देवीलाल जाटों की तरफ से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की दावेदारी में थे। मैं पहले की तरफ खड़ा रहा। कांग्रेस हाईकमान से मुझे संकेत मिला कि तुम दावेदारी क्यों नहीं पेश करते। इंदिरा जी की इच्छा थी कि सबसे पुराना और तजुर्बेकार व्यक्ति होने के नाते मुझे मौका मिलना चाहिए। पंडित भगवत दयाल ने मीटिंग में कह दिया कि
तेरे कितने विधायक हैं? तो इस पर जो मेरे समर्थक विधायक थे उनमें से 16-17 विधायक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम हैं चौधरी के साहब के साथ, और इस तरीके से पंडित भगवत दयाल जी की बोलती बंद हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब में, स्वराज के स्वर जो किताब है उसमें लिखी थी। और इसके बाद झगड़ा बढ़ गया और कांग्रेस ने गुलजारी लाल नंदा जी को इसे सुलझाने का टास्क उनको सौंपा, और 18 मई 1968 को दिल्ली में नंदा जी के घर पे विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में 48 में से कुल 32 विधायक पहुंचे थे और कई विधायक गैर हाजिर रहे। पंडित भगवत दयाल को इसमें नेता चुन लिया गया, लेकिन इंदिरा जी नहीं मानी। उनका साफ कहना था कि जो विधायक नहीं है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और इस पर नंदा जी ने पैतरा बदला और चौधरी बंसीलाल का नाम फिर नेता के लिए आगे किया गया, और उनके नाम पर करीबन सभी ने सहमति जता दी और थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी हुई, और चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह भी इस पर सहमत हो गए। अगले दिन 19 मई को कांग्रेस अध्यक्ष जो थे उनकी अध्यक्षता में AICC के दफ्तर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बंसीलाल जी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। आपको स्क्रीन पर जो भवन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भवन आज भी है। इसमें पहले हरियाणा का जो अस्थायी भवन था, हरियाणा भवन, उसमें इस भवन में कमरे अलॉट हो रखे थे, और उन्हीं एक कमरे में चौधरी बंसीलाल रुके हुए थे। और वो मीटिंग में जब भाग लेने के लिए जो AICC का पुराना दफ्तर है, जिसकी भव्य बिल्डिंग है, जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये AICC की पहले बिल्डिंग होती थी, और वहां से ये जहाँ रुके हुए थे वहां से 5 मिनट का पैदल रास्ता था, और ये पैदल ही चलकर उस मीटिंग में गए थे और वहां से फिर मुख्यमंत्री बनकर लौटे थे। असल में चौधरी बंसीलाल से नंदा जी राज्यसभा में परिचित हो गए थे, और बंसीलाल जी नंदा जी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानने लगे थे, और पंडित भगवत दयाल जी भी उनके नाम पर राजी हो गए। बंसीलाल जी ने मंत्रिमंडल बनाया और हरियाणा के हर क्षेत्र में खूब तरक्की की। ये बात चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने अपनी किताब स्वराज के स्वर में लिखी है, और मौका मिला तो मैं इस किताब से भी आपको कभी रूबरू कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के इतिहास की बहुत अहम बातें इस किताब में दर्ज हैं। और बताया जाता है कि चौधरी रणवीर सिंह ने नंदा जी के निवास पर बैठक करने का विरोध जताया था। प्रेस के एक वर्ग ने तब लिखा था कि रणवीर सिंह स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष से मिले थे और उनसे अपने नाम पर विचार न करने के लिए कहा था। जैसा कि लगता है कि उनके नाम पर सर्वसम्मति बनने की संभावना भी उस समय नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा कह भी दिया हो। लेकिन CM कौन नहीं बनना चाहता? अगर उनकी महत्वाकांक्षा थी तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, और सबसे तजुर्बेकार नेता भी उस समय वो थे, लेकिन नंबर्स गेम उनके साथ नहीं थे। और मीडिया के एक वर्ग ने तब अखबारों में यह भी लिखा था कि रणवीर सिंह गुस्से में थे। उन्होंने जिम्मेदार नेताओं द्वारा पार्टी में बहुमत का होवा खड़े करने के प्रयासों का कटुतापूर्वक उल्लेख किया था, और जोर देकर इसकी आलोचना की थी कि गुलजारी लाल नंदा के निवास पर नवनिर्वाचित विधायक इकट्ठा हुए, जहां नहीं होना चाहिए था। यह काम AICC के दफ्तर में होना चाहिए था, और साजिश के तहत अन्य को बाहर रखा गया। पार्टी की अधिकृत बैठक की कार्रवाई का विवरण स्टेट्समैन अखबार में उस समय छपा था दोस्तों, और बहुत विस्तार से छपा था। उसमें लिखा था कि चौधरी बंसीलाल का नाम ब्रिगेडियर रण सिंह ने प्रस्तुत किया था, और अधिकृत बैठक में अंदरूनी तौर पर जो दूसरा नाम उभरा था वो ओम प्रभा जैन जी का था, और सदस्यों को सोच विचार के लिए 30 मिनट का समय दिया गया था। 30 मिनट बाद सबने चर्चा की थी, और उस खबर में यह भी लिखा गया था कि आरंभ में पंडित भगवत दयाल शर्मा ओम प्रभा जैन के पक्ष में थे, परंतु इस बात को भांपते हुए कि कुछ जाट विधायक जो हैं वो जैन को समर्थन नहीं देंगे, शर्मा जी ने अपना समर्थन बंसीलाल जी को दे दिया। और रोचक बात यह है दोस्तों कि खबर में यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि अंतिम क्षणों में भी रोहतक क्षेत्र के कुछ विधायकों ने शर्मा जी का नाम लिया, लेकिन जो AICC के उस समय सचिव थे शंकर दयाल शर्मा जी, महासचिव थे, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, और पंडित भगवत दयाल जी किसी भी सूरत से मुख्यमंत्री बनने की उनकी संभावनाएं खत्म हो गई थी, नहीं तो वो अंतिम समय तक उनकी कोशिशें जारी थी। इस प्रकार से फिर मुख्यमंत्री आखिर में बंसीलाल जी के नाम पर सबकी सहमति हुई, और ओम प्रभा जैन जी को उम्मीदवारी का जो पंडित भगवत दयाल जी ने विरोध किया था वो इसलिए किया था कि जैन ने शर्मा जी के समर्थन में उनके समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाने थे। ओम प्रभा जैन जी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ये कारण भी था पंडित जी के मना करने का, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसलिए मना किया था क्योंकि उस समय एक मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी, और चौधरी बंसीलाल द्वारा मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनों में
पंडित भगोदयाल शर्मा द्वारा नंदा जी को पत्र लिखे हैं वो तो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और स्पष्ट रूप से उसमें यह बताया गया है कि शर्मा जी ने बंसीलाल जी को समर्थन केवल इस शर्त पर दिया था कि वो शर्मा जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन सत्ता मिलने के बाद दोस्तों स्थितियां बदल जाती हैं। सत्ता मिलने के बाद चौधरी बंसीलाल भी वो वाले बंसीलाल नहीं रहे थे। उन धीरे धीरे वो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे थे और उस समय चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह दोनों उनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे और वो हर कोशिश कर रहे थे कि पंडित भगवदयाल शर्मा जी को इस दौर से बाहर रखा जाए और वो सफल भी हुए। और फिर धीरे धीरे करके खैर चौधरी देवीलाल से भी बिगड़ी और प्रोफेसर शेर सिंह से भी बिगड़ी और बाद में जो बना हरियाणा में और जिस तरह के विकास कार्य हुए वो भी अपने आप में एक कहानी है दोस्तों। हम धीरे धीरे उसकी चर्चा करते रहेंगे आगे के वीडियो में। फिलहाल ये इतनी इनका मुख्यमंत्री बनने की जानकारी थी और उन्होंने वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा से जिन्होंने हरियाणा के बाहर शपथ ली थी। उसके बाद तो चौधरी देवीलाल ने भी ली, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ही शपथ ली थी। और शपथ लेने के बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए थे और पत्रकारों से रूबरू होने हुए भी बहुत रोचक सवाल जवाब चले थे, जिन्हीं कहानी मैं आपको कल आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। और इस तरीके से ये चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने की कहानी आप अभी पूरी रख पाया हूं मैं आपको। आगे भी कहानियां आती रहेंगी दोस्तों, लेकिन राजनीति में बहुत सारी कहानियां बाहर नहीं आ पाती क्योंकि बंद कमरों में जो खेल होते हैं उनकी गहराई को नापना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। राजनीति जितनी साफ सुथरे कपड़ों वाली दिखती है वैसी होती नहीं है। कल हम इससे आगे की जानेंगे जानकारियां, इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह का बैकग्राउंड था, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कहा था। आप सारे दोस्तों से अनुरोध है कि आप भी इसमें सहयोग करते रहें, कमेंट करके जानकारियां जरूर उपलब्ध कराएं। आप अगर चौधरी बंसीलाल से कभी मिले हों, आपके अपने अनुभव हैं तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं दोस्तों। जो लोग वीडियो को शेयर करते हैं उन सभी साथियों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।